नीतीश कुमार जी अगर फिर आते हैं, देखिए आप मुस्कुराने लगे नीतीश जी के सवाल पे, वापस अगर आते हैं इधर तो क्या दिल से स्वागत करेंगे? नहीं, हम आपके उस बात से है कि पलट जाते हैं तो निश्चित तौर पे अभी तक तो इतिहास यही है कि मुख्यमंत्री जी जब मर्जी होते तभी इधर से कभी इधर से गठबंधन करते हैं। और रहा कि ये भी तेजस्वी जी उनके साथ 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं, 15-17 महीना काम किए हैं, अभिभावक मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं। हाँ, तो नीतीश जी बैकअप लेके चल रहे हैं और रिश्ता तो निश्चित तौर पे नीतीश जी भी चाहते हैं कि हमारे सब बैकअप मैं समझा नहीं। बैकअप यही कि मतलब उनको जब भी अनकंफर्टेबल हो गए तो निश्चित तौर पे इधर आएंगे। खाने पीने पे कैसे रोक, मतलब खाएंगे नहीं तो फिर कैसे प्रचार करेंगे। और हम लोगों के पास समय कहाँ, वही हेलीकॉप्टर पे सूखा रोटी मछली या कुछ चीज़ें सब्जी खाने का मौका मिलता है तो भूखे रह के तो हम लड़ाई तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आप बीजेपी वाले को दिखा रहे थे तो अब वो उनको नहीं मिल रहा है इसलिए वो देख रहे हैं। तो बाकी लोग तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाए, अब वो क्यों किए, उनको खाना था तो मांग लेना चाहिए था हमसे। हाँ, लेकिन वो करे तो अच्छी बात है और वो करेंगे तो लोग कहते हैं कि भी करेंगे तो क्या कीजिएगा, तो वो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। मतलब जो हमारे अगर हमारे लिए कोई उपकार करेंगे गठबंधन तो फिर छोटी बात होगी। हाँ, गठबंधन इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। साल 2025 जहां बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और सरगर्मियां इसको लेकर तेज हो गई हैं। इशारों की सियासत भी शुरू हो गई है और इशारों की सियासत के केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। लेकिन आज बिहार तक पर एक खास मेहमान हैं जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी भी। स्वागत करेंगे मुकेश सहनी जी का, वीआईपी सुप्रीमो है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका बिहार तक। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये कि 25 की तैयारी कैसी चल रही है? उपचुनाव के बाद ये सवाल अहम हो जाता है और इसलिए भी कि उपचुनाव की जो विफलता है उसने एक सवालिया निशान खड़ा किया है इंडिया गठबंधन पर। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी हमारी बहुत अच्छा चल रहा है और रहा कि सरकार तो अपना काम करते, विपक्ष के पास काम ही क्या है, अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपने नेता के साथ मिलना जुलना। तो उस पर हम लोग पिछले 2022 में जब से भाजपा से लड़ाई हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो 2025 का चुनाव जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और पिछली बार 2020 में आपने देखा कि बहुत ही कम वोट से महागठबंधन पीछे रहा और इस बार निश्चित तौर पे हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन का सरकार आने वाला समय में 25 में बनने के लिए जा रहा है। रहा कि उपचुनाव की अगर आप जिक्र किए हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हमारी हार हुई है। कहाँ कमी लगी? हार से हमें सीखना भी है। कमी हम जहाँ तक मानते हैं कि हमारी कोई कमी नहीं है, हमारे मजबूती से हम लोगों ने काम किया है। और उपचुनाव जो होता है वो सरकार का पक्ष का होता है। देश में आप जहाँ पे भी उठा कर देख लीजिए तो सरकार के सारे सिस्टम, उनके हिसाब किताब से सारे काम होते हैं और उसके बावजूद भी 40% ही वोट आया है। और उनको भी पता है कि हम चुनाव क्यों जीते, किस लिए जीते। जहाँ बाहुबली को उतारना था वहाँ बाहुबली को उतारे, जहाँ पैसे वाले को देना था वहाँ पैसे वाले को दिए। तो खैर एनडीए का वो जवाबदेही है, वो एनडीए किनको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा तो 40% ही वोट है, 60% बाहर है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये 60% मैक्सिमम जो है वो सरकार के विरोध में है, वो हमारे पास साथ हो आने वाले हैं। और सिर्फ उपचुनाव को लेके सरकार सिस्टम उनके हाथ में है तो 5-6% उसके वजह से उनको फायदा मिल गया। करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करे क्योंकि सरकार में सिस्टम में उनके पास पैसा है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हम लोग तो सिर्फ कैंडिडेट को टिकट दिए और कैंडिडेट अपने दम से जितना हो सकता उतना लड़े और हम लोग भी घूमे प्रचार किए। हाँ, ठीक है कि सफलता हमें हासिल नहीं हुआ, लेकिन सरकार भी ज़्यादा खुशी ना हो क्योंकि उनके पास 40% ही वोट आया है। ठीक है, लेकिन जब भी विधानसभा का चुनाव आता है ये सवाल तैरने लगता है कि मुकेश सहनी का जो इतिहास रहा है वो विधानसभा चुनाव मुकेश सहनी दूसरी तरफ से लड़ते हैं तो नहीं, ये पूरा गलत है और यही हम चाहते कि आप लोग इस तरीके से परसेप्शन नहीं बनाइए। नहीं, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूं। और मैं कोई भी किसी के साथ, सबके साथ हमने काम करके देख लिया है और आप अब देखते होंगे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने एजेंडा के साथ चलने वाले लोग हैं और हम बदलाव के लिए आए हैं। सिर्फ कुर्सी के लिए हमें प्यार नहीं है। सिर्फ कुर्सी के लिए अगर रहता तो शायद अभी मैं मंत्री रहता, ठीक है, लेकिन मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है। हाँ, कुर्सी पे बैठेंगे तो उससे बदलाव होना चाहिए, तो इसके लिए काम करें। अभी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं और आने वाले समय में मजबूती से साथ रहेंगे और सरकार बनाएंगे। और 1% भी इटवट नहीं है, इधर उधर नहीं है, ये ठीक है। चिराग पासवान जी कभी नखरा करते हैं तो उनको शांत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, आईटी सेल से या उनके लोग
मैसेज देने का कोशिश करते कि मेरे साथ अच्छा, मुकेश मतलब सहनी जो है। मुकेश सहनी को लेके सवाल तैरते हैं, हाँ वो आप कह रहे हैं चिराग पासवान के आईटी सेल हाँ, से उनको निकले। कंट्रोल करने के लिए करते हैं, मांझी जी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, या और भी उनके पास जो सहयोगी दल है उनको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हम है, क्लियर है लेकिन कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मजबूती के साथ मजबूती खड़े। से साथ। ठीक है, चलिए, लेकिन एक सवाल अभी बिहार विधानसभा में एक वाकया देखने को मिला। नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ मुखातिब हैं विधानसभा में, पक्ष और विपक्ष, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो उनके कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी हाल चाल पूछते हैं। ये जो इशारों की सियासत है बिहार में इसलिए ज्यादा गर्म हो जाती है, और हम पत्रकारों की भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि किस तरह से उसको प्रेजेंट करें, क्योंकि बिहार की सियासत में कब कौन 360 डिग्री पर पलट जाएगा, 180 पे पलट जाएगा, कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी अगर फिर आते हैं, देखिए आप मुस्कुराने लगे नीतीश जी के सवाल पे, वापस अगर आते हैं इधर तो क्या दिल से स्वागत करेंगे? नहीं, हम आपके उस बात से है कि पलट जाते हैं तो निश्चित तौर पे अभी तक तो इतिहास यही है कि मुख्यमंत्री जी जब मर्जी होते तभी इधर से कभी इधर से गठबंधन करते हैं। और रहा कि ये भी तेजस्वी जी उनके साथ 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं, 15-17 महीना काम किए हैं, अभिभावक मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं। आपने भी साथ काम है किया या उनके नहीं है, हमने भी उनके साथ काम किया है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो और रहा कि इतना हम मानते हैं कि वो, आप देखिएगा बीजेपी के साथ भी रह के वो कंफर्टेबल नहीं रहते, वो वहाँ से लड़ते हैं। अभी ये कंफर्टेबल है कि नहीं है? अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, अभी भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन अब वो उनके उसके पक्ष में साथ में है तो ठीक है। तो हम लोग हमेशा उनको मानते हैं। अभी 20 साल जैसे तैसे बिहार को लेकर चले हैं, तो अभी आने वाले समय में हम तो चाहेंगे कि हैप्पी एंडिंग हो, कि हम लोगों को इधर अपने आ जाए। विरासत दे के जाए। अभी इधर आने का बात नहीं है, इधर आए आशीर्वाद देने के लिए। इधर आके फिर से कुर्सी बैठने की बात हो तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। इधर आके आशीर्वाद देना चाहिए और तेजस्वी जी को ताजपोशी करना चाहिए। खैर ये तो नीतीश जी को सोचना, और रहा कि व्यक्तिगत संबंध तो सबके साथ होना चाहिए। और हौस चल रहा है वहाँ पे, जब नीतीश तेजस्वी कुमार जी अगर तारीफ कर रहे हैं या नीतीश जी तारीफ कर रहे हैं तो ये तो नेचुरल है ना। मतलब लालू जी, नीतीश जी ये सब लंबे समय तक काम किए हैं बिहार राज्य के लिए, और ये सब अपने परिवार ही मान रहे हैं सबको एक दूसरे को, तो ठीक है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी की बात होती है, मतलब चलिए ठीक है, अगर इधर आएंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी? जैसा कि आप कह रहे हैं कि सीएम पद के लिए तो अब आप तेजस्वी यादव को ही प्रमोट कर रहे हैं सारे लोग, जो भी ऐसे अभी ऐसा कोई प्रपोजल आया नहीं जो हम स्वागत करें। इसका भी आप लोग लंबा चौड़ा फिर चलाने लगेगा। ठीक है, हम तो ये चाहेंगे कि अभी नीतीश जी का एक समय हो गया, लंबा हो गया, काम किए हैं, अभी वो विरासत जो है हम लोगों को हैंड ओवर करना चाहिए और खुशी खुशी से हम लोगों को देना सवाल चाहिए। इसलिए पनपते हैं ना कि आप पूर्णिया जाते हैं, वहां आप पुलिसिंग व्यवस्था की तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, जो कि अच्छी बात है जैसा कि आपने कहा भी। तो जब तारीफ होना शुरू होता है तो सियासत जो है गर्म हो जाती है और बयान आने लगते हैं। जैसे हमने, मतलब हम पत्रकार, जैसे हमने पहले भी कहा, संजीव जी का बयान आ जाता है, जेडीयू के एमएलए हैं प्रवक्ता से, वो कहने लगते हैं कि रिश्ते सहज हैं, अच्छे हैं, साथ काम करने का अनुभव है। हाँ, तो नीतीश जी बैकअप लेके चल रहे हैं और रिश्ता तो निश्चित तौर पे नीतीश जी भी चाहते हैं कि हमारे सब बैकअप मैं समझा नहीं। बैकअप यही कि मतलब उनको जब भी अनकंफर्टेबल हो गए तो निश्चित तौर पे इधर आएंगे, और आएंगे तो फिर प्रपोजल ऐसा कुछ आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। रहा कि हम लोग सिर्फ विपक्ष में, मतलब ऐसा नहीं, हम सरकार का पार्ट है भाई। सरकार अच्छा काम करेंगे तो उनकी तारीफ करेंगे, गलत करेंगे तो उंगली उठाएंगे। यही हमारा ड्यूटी है, यही हमारा कर्म और धर्म है। ठीक है, नीतीश जी ने टारगेट सेट किया है एनडीए में रहते हुए 220 प्लस सीटें जीतने का, और लगातार जेडीयू का जो संगठनात्मक इकाई, आप देखिएगा कि ग्राउंड लेवल पे वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि आपका टारगेट अभी तक कुछ निकल कर सामने आया नहीं है, कोऑर्डिनेशन की जो कमी की बात बार बार उठ रही है, उसको लेकर के कोई एक रोड मैप तैयार हुआ नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी चुनावी मोड में अभी से अभी टारगेट क्या है, देखिए जनता मालिक है और जनता को वोट करना है। अब घर घर में बैठ के कोई भी टारगेट को सेट कर ले तो मतलब नहीं। अभी मोदी जी भी 400 सेट किए थे और 240 पे आ गए। ठीक है, तो सेट करने के लिए तो कुछ भी सेट कर रहे हैं। पिछली बार भी सेट किए थे और सरकार कैसे कैसे करके सरकार बनाए। ठीक है, तो वो ठीक है, वो अपना सेट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग भी गठबंधन का बहुत जल्दी मीटिंग होना है, और हमारे इधर कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, और यहाँ पे रहा कि कोई समस्या नहीं है। अभी वहाँ पे इतने दल है, किनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा उनके लिए वो लड़ाई है, किनको कितना सीट मिलना है उसके लिए लड़ाई है। लेकिन हमारे महागठबंधन में अभी ऐसी कोई बात नहीं। मजबूती से हम लोग 243 सीट है, ये सभी पार्टी को पता है, और उसी में हम लोगों को सबको एडजस्ट करके
आगे मजबूती से तैयारी में हम लोग उतरेंगे। लेकिन मुकेश सहनी लंबे समय से ये बात कह रहे हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि जितना लोकसभा क्षेत्र उतना विधानसभा क्षेत्र में तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कितनी सीटों पर मुकेश सहनी की व्यक्तिगत तैयारी, उनकी पार्टी की अपनी तैयारी? देखिए, कैमरा पे बात करने से हमको सीट तो अलॉट होना नहीं है। नहीं, फिर भी जैसे देखिए एक चिराग पासवान का उदाहरण दे देते, हाँ। मटिहानी में उन्होंने कह दिया कि हम लड़ेंगे और मटिहानी सीट से हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से मुकेश सहनी का भी एक नहीं, तो बहुत ऐसे सीट है जहां हमारे कैडर है, हमारे लोग हैं, वहां पे हम लोग लड़ेंगे। कहाँ पे? बहुत ऐसे सीट है। एक आध दो नाम तो बता सकते, अब जैसे ठीक कुरन्नी है। आपका। उनको मटियानी नहीं मिलना इसलिए उन्होंने अच्छा। प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन हमारे इधर ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग जहां कंफर्टेबल होंगे, जहां हमारी पार्टी जीतेंगे वहां पे हम लड़ेंगे, जहां पे महागठबंधन के साथी जीतेंगे वहां पे वो लड़ेंगे। तो हमारे इधर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, उधर प्रेशर पॉलिटिक्स है। इसलिए जनता के बीच में जाके बोल रहे कि मटियानी हमको लड़ना है, ठीक है। तो इसलिए लड़ना है क्योंकि वो जो विधायक वहां से जीत के आए हैं, पूरे बिहार में एक ही सीट वो एलजेपी जीते, ठीक है, और वो भी जेडीयू के साथ चले गए। तो इसलिए वो एक फैशन बना के बैठे हैं कि वो सीट पर हम लड़ेंगे और जो हमारी दल को छोड़ के गए उनको मौका नहीं देंगे, ठीक है। आपके दल के लोग जो कहते हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को होना चाहिए, बनना चाहिए, जब आप कम से कम 40-50 सीट लड़ेंगे नहीं तो ये कैसे संभव है? तो इसीलिए मतलब ये बात, हमारे पास 243 सीट हम लोग लड़ रहे हैं, 40-50 की बात क्या है? व्यक्तिगत आपकी मैक्सिमम, हाँ, तो हमारी पार्टी मैक्सिमम हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और सरकार इंडिया गठबंधन का होना है, कोई एक पार्टी का सरकार नहीं होना है। और हम लोगों को तो जनता के लिए काम करना है और निश्चित तौर पे हमारी इच्छा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए। तो ये तो हर पार्टी का है कि अपना पार्टी का विस्तार करना है, ठीक है। तो हम लोग आने वाले समय में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे लड़ेंगे, मैक्सिमम सीट हम लोग। जैसे लोकसभा चुनाव आप लड़े, आपने अपने कैंडिडेट को जहां से भी उतारा, राजनीतिक विश्लेषकों में ये इस बात की चर्चा खूब हुई कि मुकेश सहनी जो सीट लड़ना चाह रहे थे वो उनको नहीं दी गई महागठबंधन की तरफ से, और वैसी सीटें दी गई जहां महागठबंधन कमजोर पड़ रहा था। क्या ये बात सच है कि मुकेश सहनी? इस पे बहुत ज़्यादा बात करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम आप सब जान रहे हैं कि गठबंधन का रूपरेखा तय हो गया था। इंडिया गठबंधन में सीट जितने भी है सभी दल के बीच में बढ़ चुका था। उसके बाद अंतिम में हमने इंडिया गठबंधन में नमा है। तो इंडिया गठबंधन में जब सीट बढ़ चुका, जो जहाँ था, मतलब आरजेडी के पास जितने भी सीट था उसी में से एडजस्टमेंट करना था। अभी कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट है, उनको हटा के तो लेना नहीं। मोतिहारी बताइए कौन सा सीट खराब है? बहुत अच्छा सीट है, बहुत कम मार्जिन। जैसे आपके बारे में कहा जाता था कि खगड़िया की सीट हो गई या फिर दरभंगा की सीट हो गई, ऐसी सीटों पर ठीक है, हमारी पार्टी हम लोग चाहते थे, लेकिन वहाँ पे लेफ्ट को पहले से खगड़िया दे दिया गया था। वहाँ पे कैंडिडेट ऑलमोस्ट घोषणा हो चुका था, तो अभी कैंडिडेट को फिर मूव नहीं करा सकते ना। दरभंगा में ललित यादव जी को पहले से सिंबल दे दिया गया था, तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमारी चॉइस में बहुत सारे सीटें थे, लेकिन जो भी सीट मिला वो अच्छा सीट मिला, कंफर्टेबल सीट मिला। एक हम एससी भाई को सीट हमने लड़ाया, झंझारपुर अच्छी सीट है, मोतिहारी अच्छी सीट है। तो कुल मिला के सीट जो भी, सब सीट अच्छे हैं, सबका जीत होगा तो सबका सांसद ही बनेंगे, ठीक है। और सबका एक ही सैलरी रहना है, सबके पास विकास फंड भी एक ही आना। सीट भारत में जितने भी है पूरे के पूरे सब सीट एक सामान्य है। हाँ, ठीक है, कहीं पे कंफर्टेबल किसी का समीकरण के अनुकूल हो सकता है, तो हमारे लिए कंफर्टेबल सीट था, मोतिहारी बेहतर सीट था। तो थोड़ा सा हम लोगों का कैंडिडेट संसाधन में पीछे रह गया, इसलिए हम लोग वहाँ पे चुनाव हारे। झंझारपुर में हमारे संसाधन के कारण हारे। तो सीट सारे अच्छे थे, इसमें कोई ये नहीं। ठीक है, जैसे एक अभी पप्पू यादव ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, हालांकि वो कांग्रेस में है नहीं, निर्दलीय हैं और टेक्निकली वो निर्दलीय सांसद हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के प्रचार में वो जाते हैं, हर जगह उनकी एक आस्था है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ। पप्पू यादव के इस स्टेटमेंट पे सहनी जी क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है बिहार में? वो कह रहे हैं कि हम पुनर्जीवित करेंगे कांग्रेस को। करना चाहिए। पार्टी ये बात तो मान रहे कि वो डेड है, अगर उसको जीवित करना चाहता है तो अच्छा बात है। आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डेड है बिहार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मान रहा। ये आप लोग जैसे आपने कहा कि पुनर्जीवित करना, तो मतलब कहीं ना कहीं डेड है। तो उसको अगर रिवाइज करना चाह रहे हैं तो पार्टी तो अच्छी बात है, और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने जितने पावर है उनसे बेहतर पावर में आए और अच्छा काम करे, तो हमारे सीट जीतने का रिजल्ट ज्यादा होगा। क्योंकि पिछली बार देखने के लिए गया कि 70 सीट में से सिर्फ 19 सीट का रिजल्ट आया, जिसके कारण महागठबंधन का सरकार नहीं बना। अगर उस समय ये बड़ी कमी थी, वो 70 सीटें देना कांग्रेस पार्टी। मैं ये इस पे हम नहीं जाएंगे, वो तो कंफर्टेबल तेजस्वी जी थे, कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल। कांग्रेस पार्टी के नेता और
उनके अभी कटिहार से सीट सांसद, बहुत- मैंने उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ ऐसी सीटें भी दी गई जहां पे 90 के दशक से भी आप देख लीजिए कि ना तो आरजेडी का खाता खुला, वैसी सीटें कांग्रेस को थमा दी गई। तो ये ठीक है, उस पे हम कहाँ जाएंगे। अभी वो लोग आपस में कंफर्टेबल थे, एक दूसरे ने लड़ा, लेकिन ये तो था कि रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं रहा। अगर रिजल्ट अगर अच्छा होता, अगर स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो शायद उस समय महागठबंधन का सरकार बन जाता। तो यहाँ पे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, सभी को उसी सीट पे काम करना चाहिए, लेना चाहिए जो वो जीते। अदरवाइज अगर नहीं जीत सकते तो सहयोग के लिए छोड़ दीजिए। मतलब तो ये सभी पार्टी के लिए लागू होता, चाहे वो वीआईपी पार्टी क्यों ना, मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, इसको दूसरे तरीके से आप ट्विस्ट नहीं कर दीजिएगा। हाँ, तो हम भी वही सीट लेंगे जहां हम जीत सकते हैं, जहां हमारे बात पास हुई है कैडर इस है। मुद्दे पर, चूंकि देखिए एनडीए में मैं आपको बता रहा हूँ कई सारी बैठकें हो चुकी हैं, गिरिराज सिंह के घर में भी बैठक हुई है, एनडीए में बैठकों का दौर जारी है और लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा जो कमी है कि चुनाव नजदीक आता है तब आप लोग चुनावी होते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, उन लोग घबराहट है, उनको पता है कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बिल्कुल दोबारा सरकार अभी बनना नहीं है। 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल पहले बिहार कहाँ था और आज क्या है, हर एक बिहारी को सोचने की आवश्यकता है। और पूरे भारत में बहुत सारे राज्य है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए और बिहार हमारा कहाँ है, उसके ऊपर भी मंथन करने की आवश्यकता है। नीतीश जी तो अपने 20 साल का कार्यकाल गिनाते हैं और कहते हैं कि गिना रहे हैं। 2005 से पहले तो कुछ था और ही उनके तो कुछ था ही नहीं, मतलब वो दूसरी दुनिया से आए नीतीश जी, कुछ थे ही नहीं। कैसे उस जमाने में पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए, सब चीज थे तब ना, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, आप लड़ाई लड़के मुख्यमंत्री बन गए, कुछ था ही नहीं। तो खैर ठीक है, उनके ये डायलॉग है, सभी लोगों का कुछ ना कुछ डायलॉग होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी का ये डायलॉग है। ये हमेशा रिवाइव करके हमेशा यही कैसेट बजना है, पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सब हम ही किए हैं और क्या किए हैं उस पर अगर ढंग से बैठा जाए तो पता चलेगा कि क्या किए हैं। ठीक है, तो खैर अभी तो हम बहुत ज्यादा नीतीश जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहेंगे और हम तो चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं कि मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार पर इसलिए सॉफ्ट रहते हैं कि एनडीए गठबंधन में अगर आप देखें नीतीश कुमार के साथ कोई सहयोगी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी जी हमारे साथ जुड़ जाए। देखिए वो तो सबका सब इच्छा होता है, लेकिन सबके इच्छा के अनुकूल तो काम नहीं होता ना। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जहाँ हैं वहाँ हम हैं और नीतीश जी के ऊपर इसलिए नहीं बोले कि वो सामाजिक न्याय के लोग हैं। हमने जितना भी समय हमने काम किया तो उनका है कि भाई गरीब पिछड़ा जो दबा कुचला लोग है वो आगे बढ़े और ये अच्छी सोच है, लेकिन वो नहीं बढ़ा पाए वो बात अलग है। अभी उन्होंने खास करके नीचे ओबीसी के लिए, अति पिछड़ा के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाया है, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी हैं, उसको कोर्ट में ला के रोक दिए हैं। अदर स्टेट में आप देखिएगा तो स्टेट राज्य आरक्षण का डिसीजन लेते हैं और होता है। कर्पूरी जी का समय हो या लालू जी का समय हो या राबड़ी जी का समय हो, जब भी उन लोगों ने स्टेट में आरक्षण बढ़ाने का काम किया वो बढ़े हैं, लेकिन अभी रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी तो चाह रहे थे, आ रहे आरक्षण के सवाल पे अंतिम में आएंगे। तेजस्वी जी किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको रोक के रखे हैं, तो रखे हैं। लेकिन जिस रोज हम लोग का सरकार बनेगा हम लोग मजबूती से करेंगे, इसको लागू करेंगे सांकेतिक तरीके से। अब दो सवाल और हैं। जो आप हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, लोग कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट ठीक नहीं रहा, हालांकि 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई अगर पप्पू यादव को मिला दे तो। लेकिन इस बार भी कुछ वैसा ही चुनावी जुगलबंदी देखने को मिलेगी या फिर उस चीज से परहेज करेंगे जो सिंबॉलिक है और कहीं ना कहीं जिसका नुकसान आपको उठाना? नहीं, बिल्कुल ही नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है। और खाने पीने पे कैसे रोक, मतलब खाएंगे नहीं तो फिर कैसे प्रचार करेंगे। और हम लोगों के पास समय कहाँ, वही हेलीकॉप्टर पे सूखा रोटी मछली या कुछ चीजें सब्जी खाने का मौका मिलता है, तो भूखे रह के तो हम लड़ाई तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आप बीजेपी वाले को दिखा रहे थे तो अब वो उनको नहीं मिल रहा है इसलिए वो देख रहे हैं, तो बाकी लोग तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। अब वो क्यों किए, उनको खाना था तो मांग लेना चाहिए था हमसे। अब जब भी मांगेंगे बीजेपी वाला मछली भेज देंगे उनके घर पे। पार्टी देने के लिए तैयार है? हाँ, खिलाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, रहा कि उनको बेवजह से तकलीफ उठाएं, पेट में दर्द किए अपने आप को, तो अच्छा नहीं है। बाकी रहा कि जो हमारा संबंध देखने के लिए मिला, इससे बेहतर संबंध आने वाले समय में दिखेगा। अगला चुनाव जो है 243 सीट है, तो मुझे लगता है कि आगे का जो प्रचार होगा हमारा अलग से प्रचार होगा। टारगेट उधर 220 का, इधर कितने का? अब बना टारगेट उनका जो भी हो, अभी हम लोग टारगेट सेट नहीं किए। टारगेट हम लोग भी चुनाव से पहले टारगेट दे देंगे और बेहतर जितना टारगेट देंगे उतना जीतेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, मुकेश सहनी यात्रा भी करते हैं और निषाद आरक्षण को लेकर बार बार वो मांग उठाते हैं और ये भी कहते हैं, बिहार तक पर भी आपने कई बार कहा कि जो निषाद आरक्षण दे देगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर भारतीय नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा।
आप ही के देखिए, हम अब फिर से उसको करेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए, अभी तो हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं। रहा कि आरक्षण जो है इसी को लेकर मेरे जन्म हुआ है। ठीक है, सब पार्टी का सबका अपना अपना एजेंडा होता है। उसी तरीके से हमारी पार्टी का एजेंडा है और हमारे यही निषाद का आरक्षण दिलाने के लिए ही हमारी पार्टी, हमारे संगठन ने पहले 4-5 साल हमने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद ये पार्टी का रूप लिया और हमारी पार्टी का मुख्य जो लड़ाई है कि निषाद को रिजर्वेशन मिले। उसके अलावा बिहार में अगर सरकार में हम आते तो पूरे बिहार का कैसे भविष्य बिहार आगे बढ़े उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो अभी ये आरक्षण का काम मोदी जी को ही करना है, 11 साल से तो नहीं कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि पर्सनली मोदी जी तक बोले कि हम करेंगे, गृह मंत्री तक बोले कि करेंगे, लेकिन नहीं किए। तो हमको उम्मीद नहीं लगता कि करेंगे। हाँ, लेकिन वो करे तो अच्छी बात है, और वो करेंगे तो लोग कहते हैं कि भी करेंगे तो क्या कीजिएगा। तो वो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। मतलब जो हमारा, अगर हमारे लिए कोई उपकार करेंगे, गठबंधन तो फिर छोटी बात होगी। हाँ, गठबंधन इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। वो जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन पहले रिजर्वेशन तो करे। और हमको पूरा उम्मीद है कि ये नहीं करना चाहते हैं। करना होता तो कभी तक कर दिए रहते। ठीक है, फिलहाल वो करे और उनका कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है, काम करना। भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री है, वो जनता का काम करने के लिए। कोई मुकेश सहनी का व्यक्तिगत रिजर्वेशन करने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं एक समूह की बात कर रहा हूँ। उस रिजर्वेशन से मुकेश सहनी को आप चाहिए तो बाहर निकाल दीजिए, लेकिन ये हमारे समूह की बात है। उसमें हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के घर में बैठे उनको नौकरी मिलेगा, हमारे लोग बहुत दबे कुचले हैं उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सरकार में आएंगे, सरकार बनाएंगे और अधिकार पाएंगे। हम लोग निश्चित तौर पे सरकार बना के दिल्ली में और आरक्षण हम लोग लेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल, साल 2024 दुखद रहा आपके लिए, आपके पिता की हत्या होती है और न्याय की मांग करते हैं आप। आपको लगता है कि सरकार से उस घटना के बाद जो आप चाह रहे थे, जो मांग रहे थे, वो न्याय आपको मिला? और चूंकि बिहार में एक कोई मंत्री रहा जो पार्टी का सुप्रीमो भी है और उसके पिता की अगर हत्या होती है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में होती है। उस मुहिम को जैसे अगर आप देखें, लगातार लोग भी, कई सारे आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी न्याय की मांग कर रहे थे। सहनी कितना सेटिस्फाइड हैं उस घटना के बाद से? न्याय मिला आपको या नहीं मिला? सरकार के किसी नुमाइंदे ने आपको उस पर आश्वासन दिया, भरोसा दिया? और अभी आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, ये सब एक तो सबसे पहली बात है कि दुखद घटना रहा हमारे परिवार के लिए, हमारी ज़िंदगी में। और रहा कि ऐसी घटना तो होना नहीं चाहिए, पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और हमारे केस में तो हाई प्रोफाइल रहा, लॉ में भी ऐसी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे राज्य में जागरूक होना चाहिए और इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। तो सरकार का तो फेलियर यहाँ पे है, और जिसके कारण बिहार में इस तरीके से घटना काफ़ी, चाहे हमारे घर हो या किसी और के घर में हो, घटना काफ़ी तेज़ी से बिहार में बढ़ रहे हैं। रहा कि इसमें जिस तरीके से सरकार, पदाधिकारी, पुलिस विभाग के जितने भी पदाधिकारी थे, सारे लोगों ने मतलब अच्छे तरीके से भूमिका निभाई और जो गुनहगार था उसको सलाखों के पीछे है और ये न्याय प्रक्रिया में है। यहाँ पे हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट से इसका हमें पूरा न्याय मिलेगा और फिर इस पर घटना हो गया। और इसको हम लोग चाहते हैं कि मतलब शांति से रहे, सद्भाव बना रहे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इटवट ना हो। और इसमें पुलिस प्रशासन का रोल जो रहा घटना के बाद वो अच्छा रहा, इसके लिए मैं धन्यवाद भी दिया। अब बाकी रहा सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है, मतलब ठीक है, अभी एक प्रक्रिया है, घटना है, उस चीज़ पे संविधान के दायरे में रहकर वो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी, आपने बिहार तक को वक्त दिया और तमाम सियासी सवालों से लेकर कई सवालों के जवाब दिए। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार। नमस्कार।